8 साल से ज्यादा के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी रवीश कुमार जी को इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए। और पूरा देश प्रधानमंत्री से यही सवाल करता है कि प्रधानमंत्री के पास अगर इतनी नॉलेज है तो प्रधानमंत्री जी जो है वो रवीश कुमार जी को इंटरव्यू देने क्यों नहीं आते। लेकिन नहीं देते, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो प्रधानमंत्री से सवाल करें कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। और भी नेता मंत्री गुजर रहे हैं लेकिन किसी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस नहीं आती, नरेंद्र मोदी जी के ही बीच कि भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, माननीय रवीश कुमार जी का जो इस्तीफा है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने आज से टीवी चैनल को देखना ही बंद कर दिया होगा। और मैंने तो अपने घर का टीवी चैनल का जो कनेक्शन है वो भी कट करा दिया, क्योंकि मैं अपने घर पर सिर्फ एकमात्र एक ही न्यूज चैनल देखा करता था और वो था एनडीटीवी इंडिया। रवीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद मैंने एनडीटीवी इंडिया को भी देखना बंद कर दिया है और मैं किसी भी चैनल को देखना पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर का केबल टीवी कनेक्शन जो है वो कट करा दिया है। रवीश कुमार जी जैसे पत्रकार इस देश के अंदर एक प्रारूप थे, इस देश के अंदर उन लोगों को दिखाने के लिए पत्रकारिता किसे कहते हैं वो रवीश कुमार जी बताने वाले जैसे लोग थे। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, ये ऐसे चेहरे थे जिन्होंने एक पत्रकारिता जगत को पत्रकारिता सिखाई कि पत्रकारिता किसे कहते हैं, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जो उसकी इज्जत जो बरकरार थी वो रवीश कुमार जी जैसे पत्रकारों की वजह से जीवित थी, जो पत्रकारिता आज समाप्त हो चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी के राज में इन्होंने बड़े बड़े अच्छे पत्रकारों को, जिन्होंने इनकी दलाली को स्वीकार नहीं किया, उनको भाजपा सरकार ने यूट्यूबर बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अजीत अंजुम जी। अजीत अंजुम को आपने देखा होगा टीवी9 भारतवर्ष के अंदर भी, पुण्य प्रसून वाजपेयी को आपने देखा होगा, अभिषार शर्मा को आपने देखा होगा और आज आपने रवीश कुमार जी को भी देखा होगा। सारे जितने भी पत्रकार हैं वो लोग आज यूट्यूबर बन गए हैं, जो अच्छे लेवल के पत्रकार हैं। उन लोग वो वाले पत्रकार नहीं जो लोग अपने जमीर के साथ सौदा कर देते हैं। कल मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, उस इंटरव्यू के दौरान मेरे से एक पत्रकार ये सवाल करते हैं कि आप पत्रकारों से बहुत आपत्तिजनक तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया तो मैंने उनको यही बोला कि आप एक बात मुझे बताइए कि नेशनल चैनल पर डिबेट के दौरान जूता खुल जाता है, नेशनल चैनल पर ही बैठकर एक धर्म गुरु को, किसी के धर्म को लेकर, किसी के प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर उनको जो है बहुत सारे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द हम बोल भी नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा नूपुर शर्मा हो चाहे नवीन जिंदल, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में क्या बोला। तो मैं उनसे यही बोला कि जब पत्रकार इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पत्रकार को यूट्यूबर बना दिया, पत्रकारिता तो कहीं भी रह के कर सकता है ना, आप ऐसे कैसे? देखिए मैं आपको एक चीज नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कहा कि पत्रकार पत्रकारिता कहीं भी कर सकता है, क्या आपने देश के प्रधानमंत्री जी का जो इंटरव्यू है किसी यूट्यूब चैनल पर देखा है? बताइए आप मुझे, क्या आपने देश के राष्ट्रपति का इंटरव्यू सुनिए, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, अखिलेश यादव का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे बड़े जो नामचीन चेहरे हैं जिनसे सवाल किए जाए, वो सवाल क्या इतने सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। इस 8 साल से ज्यादा के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार भी रवीश कुमार जी को इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए। और पूरा देश प्रधानमंत्री से यही सवाल करता है कि प्रधानमंत्री के पास अगर इतनी नॉलेज है तो प्रधानमंत्री जी जो है वो रवीश कुमार जी को इंटरव्यू देने क्यों नहीं आते। लेकिन नहीं देते, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसे लोगों को इंटरव्यू देते हैं जो प्रधानमंत्री से सवाल करें कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। अक्षय कुमार कोई पत्रकार है? अच्छा लगता है नहीं, अक्षय कुमार देखते हैं बहुत ज्यादा। मेरी बात तो सुन लीजिए, अक्षय कुमार कोई पत्रकार है? लेकिन अक्षय कुमार को नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू देते हैं। लेकिन रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने रवीश कुमार जैसे पत्रकार को इंटरव्यू दे दिया, उस दिन नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं उठ पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से सवाल करने वाले जितने भी अंधभक्त हैं ना, जिनके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम देश की सरकार ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर किया है, ये अंधभक्तों का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी रवीश कुमार को इंटरव्यू देने के लिए बैठेंगे तो जितने भी अंधभक्त हैं वो सारे नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे। सुनिए, सारे अंधभक्त मोदी जी को सुनेंगे कि मोदी जी जवाब क्या देते हैं। मोदी जी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मोदी जी से अगर कोई ये सवाल पूछा जाए कि आज पूरे देश के अंधभक्त चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, अभी 2 से 3 दिन पहले मैं एक शादी के कार्यक्रम में गया, वहां पर दुर्भाग्य से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल गए मुझे। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे ये बोलते हैं कि भैया आप तो मोदी जी का बहुत विरोध करते हैं। तो मैंने क्या आप बता दीजिए कि अच्छाई वाला मोदी जी ने क्या काम किया है, मैं उनकी अच्छाई भी करने लग जाऊंगा। बताइए ना आप मुझे। कह रहे मोदी जी की वजह से आज विदेश के अंदर हिंदुस्तान को जाना जाता है, वरना कोई नहीं जानता था भारत क्या होता है। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने उनको बोला कि एक बात बताइए कि 2014 से पहले तो ये देश भूखा नंगा था,
हमारे पास तो पहनने को पैंट भी नहीं थी। आपको 2014 के बाद मोदी जी ने नेता बनाया है, मुझे 2014 के बाद मोदी जी पैंट देकर गए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आपने इस देश का इतिहास पढ़ा है? लाल बहादुर शास्त्री जी कराची तक घुस गए थे पाकिस्तान में, है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया गया। ये किसने किया? देश की आजादी के अंदर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये देश को आजाद किसने कराया? आप ये बताइए ना। ये देश के 2014 के बाद बना है, ये बताइए। 1949 में न्यूयॉर्क के अंदर नेहरू जी जाते हैं, उनके सारे जगह फोटो लगाई जाती है। महात्मा गांधी के सम्मान में डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाती है। और आप लोग कहते हैं 2014 से पहले भारत देश की इज्जत नहीं थी। आपको याद नहीं होगा वो दिन, मेरे को बखूबी याद है, जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो रही होती है 1966 में, जब हम ताशकंद समझौते की ओर जा रहे होते हैं। उस टाइम पर उधर से जो है अमेरिका आता है, तो रसिया हमारे साथ खड़ा हो जाता है, अपने युद्धपोतों को समुद्र में उतार देता है। शास्त्री जी को कहा जाता है कि हम आपके देश का अनाज बंद कर देंगे, वरना आप विदेशी कंपनियों को हमारे देश में आने दो। शास्त्री जी जवाब देते हैं, कोई प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाया। मोदी जी चुप और मौन खड़े रहते हैं। शास्त्री जी जैसा आदमी होता है ना, इंदिरा जी जैसे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री होते तो आज देश को हिला दिया होता। आपको मोदी जी के रोड शो से दिक्कत है, लेकिन राहुल गांधी जी भी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, वो तो पैदल चल रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, मोदी जी जरा चलकर दिखाएं पैदल। मोदी जी पैदल चलकर दिखाएं ना जरा पैदल। अरे अगर मोदी जी पैदल चलेंगे ना, तो सबसे पहले मोहित शर्मा जैसे नौजवान नरेंद्र मोदी जी से जाकर पूछेंगे, उनकी एसपीजी को लांग कर, कि मोदी जी जवाब दें, 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिल रहा है। और मैं सबसे पहले मोदी जी का हाथ पकड़कर मोदी जी को लेकर जाऊंगा कि ये जो आप मंच पर खड़े होकर करोड़ों करोड़ों रुपए का पैकेज बांटते हैं और आप कहते हैं ये गरीब को मिल रहा है, मोदी जी एक बार मैं आपका गरीब देखना चाहता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी मुझे अंबानी और अडानी के घर के बाहर ले जाके खड़ा कर देंगे और कहेंगे, बेटा मोहित, यही है सबसे गरीब, जिनको मैंने देश का सारा कुछ बेच दिया। इन्हीं के राज में मैंने सब कुछ नीलाम कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया, मेरे को चंदा दिया, तो मैंने इनकी खुशी के लिए पूरा देश नीलाम कर दिया। समझे आप? एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया। अरे एम्बुलेंस, सुन लीजिए, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कितनी बार एम्बुलेंस बीच में आ रही है मोदी जी के। और भी नेता और मंत्री गुजर रहे हैं भैया। नहीं, और भी सुन तो लीजिए, और भी नेता और मंत्री गुजर रहे हैं। क्या जनता को इतना ही मूर्ख समझ रखा है आपने? और भी नेता मंत्री गुजर रहे हैं, लेकिन किसी के काफिले के बीच में एम्बुलेंस नहीं आती। नरेंद्र मोदी जी के ही बीच में क्यों आ जाती है? इंसानियत देखिए, नहीं के बीच में रास्ता दे रहे हैं। असल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी को देखकर जनता का हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल कर जाता है। तो इसीलिए जैसे मोदी जी निकलते हैं वहीं सामने से एम्बुलेंस लग जाती है पहले ही, क्योंकि पता नहीं कब मोदी जी को देख के किसका हार्ट फेल हो जाता है। क्योंकि मोदी जी से अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे देश का प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक किसान और सड़क पे खड़ा जवान इस देश के प्रधानमंत्री से नाराज है और नाखुश है। सुन लीजिए, मेरी प्रधानमंत्री से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई पैतृक संपत्ति नहीं ले रखी है। मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे देश के किसान को 1 साल बॉर्डरों पर बिठा देते हैं। आपको याद होगा कि इस कड़कती ठंड में मेरे देश का किसान सड़कों पर बैठा था। मेरे देश के प्रधानमंत्री के राज में पुलवामा अटैक होता है और मेरे देश के प्रधानमंत्री 56 इंची का सीना अपना बताते हैं। अरे सीना मेरे देश के अंदर 56 इंची का है तो मेरे भारत देश के जवान का, जो अपनी जान को कुर्बान कर देता है लेकिन इस देश के तिरंगे को नहीं झुकने देता, उसका है 56 इंच का सीना। ये मोदी जी का 56 इंच का सीना है, देश बेच दिया। अब क्या चाहती हैं हम लोग? अपने कपड़े बेच दें? क्या चाहती हैं आप? ये बताइए ना। आपको मोदी जी के अंदर, मेरे से जो पत्रकार बोले कि आप पत्रकार महोदय, अब आप भी सुनिएगा कि इन पत्रकारों को इतना समझाते हैं, मुझे तो लगता है कि आप पत्रकार भी अंधभक्तों की श्रेणी में आते हैं। 27 साल से बीजेपी वहाँ पे गुजरात में, यहाँ 15 साल से जनता तो चुन के भेज रही है ना। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, 27 साल से आपने कहा कि गुजरात में 15 साल से जनता चुन के भेज रही है। अरे जनता का तो इन्होंने बुरा हाल कर दिया, जनता का तो बुरा हाल कर दिया। आज गुजरात के अंदर बुरा हाल है। गुजरात का मॉडल आपने देखा? गुजरात तो आप गई होंगी, सड़कों की हालतें देखिए ना आपने, सड़कों की हालतें कैसी हैं, मकानों की हालतें भी देखी होंगी। सड़कों का जाल बिछा दिया, हम भी देखकर आए। मेरी बात तो सुन लीजिए, कभी आपने सोचकर देखा सड़कों के जाल बिछाने को विकास नहीं कहा जाता है? कभी सोचा है आपने इस देश के अंदर कि इस देश के अंदर सुई तक बाहर से आया करती थी? आज इस देश के अंदर उन मौजूदा 70 साल में रही वो सरकारों का मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। उनमें सभी सरकारें आती हैं, उनके अंदर कांग्रेस की भी शासन आता है, उसमें माननीय वाजपेयी जी का भी शासन आता है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी शासन आता है। मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 70 साल रहकर इस देश की प्रगति, इस देश की उन्नति और इस देश को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन आज मैं उन लोगों से बहुत खपा हूं जो भारत देश के अंदर 70 साल से बनी संपत्तियों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे उनके बाप को कोई दहेज में देकर भूल गया हो। देश की सारी संपत्तियों को बेचकर नाम दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन का। भैया, संपत्ति को बेचना प्राइवेटाइजेशन नहीं कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताएं कि जड़ से आपने
कितने स्कूल बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताएं कि जड़ से आपने कितने अस्पताल, कितने एम्स, कितने इसरो बनाए हैं, आपने कितने वैज्ञानिकों के लिए साइंटिस्ट लेबोरेटरी सेंटर बनाए हैं। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए, कितनी नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। बताइए, आपने तो एक चीज बनाई है और वो है शौचालय। शौचालय कोई खरीदने वाला हो तो बेच दो, 70 साल की बनाई संपत्ति क्यों बेच रहे हो? आपने तो शौचालय बनाया, अगर उनको कोई खरीद रहा हो, आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अगर शौचालय खरीद रहा हो हिंदुस्तान के, तो बेच दो। हमारे तो शौचालय में पानी भी नहीं आ रहा है, तो आपने वही शौचालय बनाए जिनमें पानी भी नहीं। पहली बार इस देश के अंदर पैखाना घोटाला यानी शौचालय घोटाला इस देश के अंदर मोदी जी के राज में देखने को मिला। इससे बुरी अवस्था क्या होगी देश की? मोदी जी इस देश को पूरी तरीके से नीलाम करेंगे, और अगर 24 में जनता मोदी जी को मौका देगी तो भैया मोदी जी वो हाल करेंगे कि जितने भी अंधभक्त हैं, अगर ये अंधभक्त अपने मुंह से ये ना कह दें कि भैया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार, अगर ये अंधभक्त अपने मुंह से ना कह दें, तो मेरा नाम भी मोहित शर्मा नहीं है, बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।